अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवर खान और मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज खान। तो नाज़रीन, जो हालिया दिनों की सिचुएशन है, जो हालात वाक़यात है, उसने साबित कर दिया है कि जो 9 मई का दिन है पाकिस्तान की तारीख में स्याह-तरीन दिन के तौर पर इसको याद रखा जाएगा। और यही वो दिन है जिस दिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अपने ही घर पर, अपनी ही सरजमीन पर हमला किया। ये अफसोसनाक सूरत हाल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में देखने में आई। रियासत को शहरियों के लिए माँ का दर्जा हासिल होता है और हमने देखा कि किस तरीके से अमलाक को, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, तबाह बर्बाद किया गया। लाहौर में जिना हाउस को जिस तरह बर्बाद किया गया, फिर इस हमले से पहले और बाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो लीक्ड ऑडियो सामने आ रही है, उसमें ये वाज़े तौर पर बताया जा रहा है उन लोगों ने जिस तरह से जिना हाउस की तबाही का जश्न मनाया है वो भी अफसोसनाक है। और उसके बाद ये कहना गलत नहीं है कि अक्लो हिकमत से आ रही ये लोग खुद अपने हाथों को दांतों से काट रहे हैं। गुज़श्ता रोज भी इनका जो पुरतशद्दुद रवैया था वो 9 मई से कुछ मुख्तलिफ नहीं था। पेशावर में हमने मनाजिर देखे, शेरशाह रोड पर PTI के मुश्तिल कारकुनों की जानिब से एक ईदी एम्बुलेंस को रोका गया जो कि फलाही काम कर रहे हैं, मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते हैं। मरीज को उतारा गया, एम्बुलेंस को तोड़ फोड़ के बाद उस एम्बुलेंस को भी नजर आतिश कर दिया गया। मुजाहिरीन हैं वो रेडियो पाकिस्तान पहुंचे, वहां की इमारत पर धावा बोला, इमारत में घुसकर सरकारी सामान लूटा, इमारत को भी आग लगा दी, थाने पर बाकायदा बलवाइयों की तरह इन्होंने हमले किए। और इसी सूरत हाल के पेश नजर पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में फौज को तलब किया गया ताकि सिचुएशन को कुछ कंट्रोल किया जाए। फिर हुकूमत के मुताबिक इमरान खान और उनके जितने भी सारे वाकयात हैं उसके बराह रास्त जिम्मेदार हैं, जो किसी भी सूरत गिरफ्तारी नहीं देना चाह रहे थे। अपनी गिरफ्तारी को पुरतशद्दुद बनाने के लिए उन्होंने बाकायदा कारकुनान की ज़हनी तरबियत की। और जाने से पहले भी अनवार जो खान साहब की वीडियो सामने आई थी उसमें यही पैगाम दिया गया था कि इन गुलामों की, चोरों की गुलामी करने से बेहतर है कि मौत बेहतर है। बहरहाल बड़े अफसोसनाक वाकयात हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट हो रहे हैं। ISI के जो हम देख रहे हैं न्यूज़ की स्क्रीन पर जिस तरह से लोग मुश्तिल थे, और रात को भी हमने देखा कि बहुत सी ऐसी जगहों पर थी जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस और फैमिली के साथ जाने से इस वक्त घबरा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ISI के जो काबिल अफसर हैं उन पर बराह रास्त इल्जाम लगाया इमरान खान ने। और सिर्फ एक ही फर्द पर इल्जाम नहीं लगाया गया, ये पूरे इदारे पर इल्जाम लगाने जैसा है। इमरान खान पर दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं। सवाल यह है कि वो रियासत के कानून को मानने को तैयार क्यों नहीं है। अलकादिर ट्रस्ट केस में अगर उनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद थे, जब उन पर कोई इल्जाम आयद हो गया था, तो फिर अदालतों में यह साबित होना कि यह गलत है या नहीं है, उससे पहले ही, उसी मरहले से पहले उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को कत्ल की साजिश से जोड़ना शुरू कर दिया। तो बतौर सियासी और जमहूरी लीडर रियासत की हिफाजत और उसके कानून पर अमल दरामद करवाना भी आपका फर्ज है, क्योंकि इमरान खान हमेशा आईन और कानून की बालादस्ती करते रहे हैं। लेकिन जब उन पर केसेस बने हैं तो यही देखने में आया है कि वो बड़ी उन्होंने हिचकिचाहट का सामना लिया और बहुत ज्यादा एक शील्ड जो थी जमान पाक, हमने देखा एक लोगों की शील्ड के दरमियान वो मौजूद रहे और गिरफ्तारी नहीं दे रहे थे। अच्छा, इसके साथ साथ एक अहम अपडेट भी आपके साथ शेयर करते जाते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो मुख्तलिफ सीनियर जो लीडरशिप है, जो सियासी रहनुमा, उनकी भी गिरफ्तारी अमल में आ रही है। शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है और असद उमर को CTD से गिरफ्तार किया गया है। जो साबिक गवर्नर से इमरान इस्माइल थे वो पुलिस को देखकर भाग निकले। इसके साथ जो PTI की जो खवातीन है, सेनेटर फलक नाज हो गई, आलिया हमजा, इनको भी हिरासत में लिया गया है। चौधरी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कितने ही घंटे, 11 से 12 घंटे वो बैठे रहे, लेकिन जब वो फिर बाहर निकले हैं तो उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद भी अपडेट शामिल करेंगे, न्यूज शामिल करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी मौजूद होंगे डिफरेंट जगहों पर, उनसे मजीद डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं पहले। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, एम्बुलेंस, रेडियो पाकिस्तान और मुतअद्दिद थाने जला डाले। 9 मई स्याहबाब, बस बहुत हो गया, ISPR का शरपसंदों को अल्टीमेटम। मुबैना ऑडियोज लीक, मुनज़्ज़िम साजिश का इंकशाफ, गिरफ्तारियां जारी। तो सिचुएशन इस वक्त क्या है जानेंगे। इस्लामाबाद नाजरीन आपको लिए चलेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद अवैस इस वक्त वहां पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। मोहम्मद अवैस, बताइएगा इस वक्त हालात और सिचुएशन किस तरह से आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और रात गए तक पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स और कश्मीर हाईवे जो है वो मैदान जंग बना रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से बेशतबार जो है बार बार पेशकदमी की गई और पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स पर हमला आवर होते रहे। इस तमाम तर अमल में अब तक 28 पुलिस एहलकार जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए, जबकि एक पुलिस एहलकार को पाँव पर गोली भी लगी जिससे वो शदीद ज़ख्मी हैं। इसके अलावा 110 कारकुनान को गिरफ्तार अब तक किया जा चुका है, जबकि
फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर को भी इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। लेकिन क्योंकि अगर बात करें इस्लामाबाद की सूरत हाल अब काफ़ी हद तक कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अहम तनसीबात पर जो है वो पाक फौज के दस्तों ने सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो संभाल लिए हैं। लेकिन पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स के अंदर अभी भी इमरान खान मौजूद हैं और इस हवाले से गिरदोनवा में इतराफ़ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि आज सुबह सवेरे हमने आते हुए देखा कि कश्मीर हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर रखकर कारकुनान अभी भी मौजूद हैं, रास्ता रोक रखे हैं, जबकि जुज़वी तौर पर कुछ रास्ते बहाल पुलिस करवा सकी है। इसके अलावा सरकारी इमला की अगर बात करें तो SP इंडस्ट्रियल एरिया का ऑफिस मुकम्मल तौर पर जला दिया गया है। पुलिस की 2 वैन्स जो है वो मुकम्मल तौर पर जला दी गई थी। 15 से ज़ायद पुलिस एहलकारों के जो मोटरसाइकिल थे वो मुजाहिरीन की तरफ से जला दिए गए थे, क्योंकि मुजाहिरीन के पास क्योंकि असलहा भी मौजूद था और इसके अलावा पेट्रोल बम भी फेंके गए। इसके अलावा जो सिग्नल्स थे रोड पर, शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स थी, सिग्नल थे, वो तमाम तार उखाड़ दिए गए हैं। इसके अलावा जो दरख्त थे, दरख्तों को आग लगाई गई और कुछ दरख्त जड़ों से उखाड़ कर मुजाहिरीन की जानिब से रोड के दरमियान रखे गए हैं ताकि शहरियों का रास्ता रोका जा सके। और हमारे तक ये भी इतलात पहुंची है कि G11 का जो चौक है वहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं उनकी जानिब से स्नैचिंग भी की गई है। बहुत सी ऐसी फैमिलीज को हमने खुद देखा, आई विटनेस हैं, कि जब उन्होंने इनसे कहा कि रास्ता दे दें हमें, G11 सिग्नल से G11 सेक्टर तक हमने जाना है और वहाँ पर हमारा घर है, लेकिन मुजाहिरीन की जानिब से उनको रोका गया, उनकी गाड़ियों पर डंडे बरसाए गए और उनको लूटा गया। मुतादिद शहरी जो हैं थानों में रिपोर्ट्स हुई हैं कि उनको लूटा गया। इसके अलावा थाना रमना पर धावा बोला गया, आग लगाई गई, पुलिस की जानिब से मामला जो है वो कंट्रोल किए गए। लेकिन इस्लामाबाद के जो दीगर मुल्क के हालात थे, इस्लामाबाद के भी वही हालात थे, हंगामा आराई थी और शदीद जो है कारकुनान की जानिब से मज़ाहमत की गई, क्योंकि गिरफ्तारी जो थी वो अदालत इसको करार दे चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालत चीफ जस्टिस करार दे चुके हैं कि ये कानून के मुताबिक गिरफ्तारी थी और तमाम तर प्रोसीजर जो था उसको फॉलो किया गया था। लेकिन ठीक है, वैसे बताइएगा, जिन कारकुनान का आप बता रहे हैं, जिन मुजाहिरीन का आप बता रहे हैं, जो स्नैचिंग भी कर रहे हैं, लोगों को मार भी रहे हैं, उनकी गाड़ियां भी तोड़ रहे हैं, कौन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब लीडरान हैं जो इनको लीड कर रहे हैं वहां पर? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस्लामाबाद की मुकामी क़यादत थी वो तो अब मंजर आम से गायब हो चुकी है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस की को लिस्टें फराम की गई थी कि जिन जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत या रहनुमाओं की जानिब से सोशल मीडिया पर या किसी दूसरे ज़राए से इश्तिहाल दिलाया जा रहा है और कारकुनान को ये कहा जा रहा है कि बाहर निकले, एहतजाज करें, रोड्स को ब्लॉक करें, उन तमाम अफराद को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि वफाकी हुकूमत के अलावा तमाम तर हुकूमतें जो हैं, सूबाई हुकूमतें भी वो 3 MPO के तहत जो गिरफ्तारी के क्या जो इख्तियार है वो रखती हैं। 3 MPO के तहत जो गिरफ्तार किए गए ये सारी क़यादत वो है जो इस्लामाबाद से गिरफ्तार की गई, लेकिन जो मुकामी क़यादत है उसमें राजा खुर्रम नवाज और इसके अलावा अली नवाज अवान जो कि साबका MNA भी थे इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन अब वो मंजर आम पर दिखाई नहीं दे रहे, उन्होंने अपने आप को रिपोज कर लिया है। लेकिन कारकुनान को जो मैसेज दिया गया था, जो दूसरे सूबों से कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचे थे, वो अभी भी जो साइड एरियाज हैं वहाँ पर छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में मौजूद है और टोलियों की शक्ल में पुलिस को वो गाहे बगाए जो है वो पुलिस की जानिब पेशकदमी करते हैं और पुलिस को मजबूर होकर पुलिस की जानिब से शेल फायर किए जाते हैं, क्योंकि मुजाहिरीन की जानिब से हमने ये भी देखा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस, हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद की सिचुएशन। और अभी हम आगे बढ़ेंगे, सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून मियां दाऊद साहब भी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे, स्टूडियोज में मौजूद हैं। नज़ीर साहब से सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो सूरत हाल हमने देखी है इन पिछले 2 दिनों में, उस पर आप किस तरह से कमेंट करेंगे? एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन जिस तरह से एहतजाज किया गया, जिस नौयत का एहतजाज किया गया, इंसानों को नहीं छोड़ा गया, इमलाक को नहीं छोड़ा गया, मवेशी मंडियों तक को जला दिया गया, जानवरों को जला दिया गया है। जी, ये एक अनोखा एहतजाज है पाकिस्तान की तारीख में। इस तरह के एहतजाज सिर्फ वो तंजीमें करती रही हैं जो इंतहा पसंद मजहबी तंजीमें भी थीं और इंतहा पसंद नस्ल परस्त तंजीमें भी थीं, वो तो करती रही हैं एक ज़माने में। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ऐसा नहीं किया है। बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ बड़े बड़े वाक़यात हुए। मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, बल्कि उनके हाथ बांधकर सीट के साथ बांधे गए थे और उनको इस्लामाबाद से कराची ले जाया गया था, लेकिन पार्टी ने रिटेलिएट नहीं किया था, कोई इस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं दिया था, कभी भी कानून को अपने हाथ में लिया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत दी गई, लोगों ने अपने आप को जलाया, सरकारी अमलाक को
और लोगों ने ऐसा नहीं किया कि वो जो है वो फौजी तनसीबात पर हमला करें, जबकि वो मार्शल था और मार्शल का कंट्रडिक्शन बरह रास्त पीपल्स पार्टी से बनता था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो ये पहला मौका है और मैं समझता रहा था और मेरा अपना ज़ाती ख्याल था और एक हद तक ये सही भी था कि लाडले थे, ये पाले पोसे गए थे, इनकी जो है परवरिश की गई थी और इनको एक मसीहा बना कर लाने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये तो मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हुए। ये जिस तरह से फौजी तनसीबात पर अटैक किए गए, जिस तरह से मियाँ वाली में जो है वो जिस तरह से तैयारे को जलाया गया, जिस तरह से इसमें सरगोधा में जो है वो एक मेमोरियल जो थी फिजाइया की उसको जलाया गया, जिस तरह से लाहौर में अटैक किया गया कोर कमांडर हाउस पर, जिस तरह से दीगर जगहों पर सरकारी और अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरह से फौजी गाड़ियों को जलाया गया, ये तो लगता था कि बरह रास्त इनका तसादुम जो है वो सिक्योरिटी इदारे के साथ है और इन्होंने अपने आप को हर चीज से मावरा समझ लिया था। ये कानून से, आइन से, वो तो अपने इनके जो सरबराह हैं वो भी अपने आप को आइन से मावरा समझते हैं, अब भी अपने आप को आइन से मावरा समझते हैं, कानून से मावरा समझते हैं। उनका ख्याल है कि ये मुल्क मेरी जागीर है, हालांकि इनका कोई स्टेक इस मुल्क में नहीं है। इन सबसे ज्यादा लोगों के लिए अजीज यही होता है ना कि उनके अपने बच्चे अजीज होते हैं, वो तक इनके साथ नहीं है और उनको पता भी नहीं है कि वो बच्चे किस तरह परवान चढ़े हैं, किस तरह परवान चढ़ रहे हैं। उनका स्टेक कोई नहीं है। एक अस्पताल है और एक कोई यूनिवर्सिटी है जो उनका स्टेक हो सकता है, या एक और ट्रस्ट है जिसमें वो गिरफ्तार हुए हैं कि ये ट्रस्ट जो था वो किस तरह बनाया गया, क्या किया गया। इसमें अब तो हाई कोर्ट ने भी गिरफ्तारी को जायज करार दे दिया, उसके बाद ये रद्द अमल और लीडरशिप की तरफ से जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं और एक शॉर्ट कंपैरिजन भी आप दे रहे हैं कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो लोग बाहर निकले, उन्होंने अपने आप को खुद जलाया। तो मैं मजीद भी आपसे इस पर कमेंट आगे चलकर प्रोग्राम में लेना जरूर चाहूंगी कि क्या तब भी हालात इतने ही वर्स्ट थे जितने अभी हम देख रहे हैं या फिर दिखाए जा रहे हैं। बहरहाल मियां दाऊद साहब भी हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है, इन स्टूडियोज मौजूद हैं। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑडियो लीक्स भी सामने आई हैं, जिस तरीके से मुजाहरे हुए हैं, आप ये समझते हैं कि क्या ये सब कुछ प्री प्लान था? इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पहले से थी कि अगर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है तो इस तरीके से जो है वो सारा मामला होना चाहिए? ये तो मतलब इसमें तो अब कोई कॉन्ट्राडिक्शन रह ही नहीं गई, ना इसके ऊपर कोई डिबेट करने वाली बात रहेगी कि ऑडियोज के सामने आने के बाद, ऑडियोज को छोड़ दे, इमरान खान साहब खुद जो है वो पिछले 3 माह से क्या किस अदारे के बारे में नफरत फैला रहे थे, लोगों की तरबियत जो है वो कर रहे थे, ये तो बिल्कुल एविडेंट बात होगी। और ये जो लोग कुछ तज्जियाकार जो हैं या कुछ लोग जो हैं इस तरह का बात कर रहे हैं कि ये ट्रैप किया गया और कोई इस तरह की बात, ट्रैप करने वाली तो बात तब हो जब आपको चीज़ों में किसी किस्म की कंफ्यूजन हो। अच्छा। इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो DHA से और क्या उसे कहते हैं कैंट के कुछ इलाकों से लोग सीधे निकलते हैं और आगे जिन्ना हाउस के ऊपर जो है वो अटैक कर देते हैं। और उसके बाद फिर आप देखें कि लिबर्टी चौक से और जमान पार्क से लोगों को हदायत दी जाती हैं, वो जाकर वहां पे ज्वाइन कर लेते हैं। इन सारी चीजों की ऑडियोज आ गई और ये इनकी डिनाइल नहीं है। अगर डिनाइल है तो ये सारे रहनुमा जो है ऑन रिकॉर्ड आकर कहें कि ये हमारी ऑडियोज नहीं है, आप इनकी तहकीकात करें। ये एक दानिस्ता मनसूबाबंदी थी और ये मनसूबाबंदी आज की नहीं थी। इस मनसूबाबंदी के पीछे कोई 20-30 साल की रियाजत है। आज जो पाकिस्तान में हुआ, गुज़श्ता 48 घंटों में दौरान हुआ, ये हमेशा पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनकी ख्वाहिश रही है। और नज़ीर लगारी साहब इत्तफाक से मौजूद है। 5-6 महीने पहले इन्होंने एक वीडियो जो है अपने ट्विटर के ऊपर जारी की थी, जिसमें ना एक कोई बरतानिया का कोई गैर मुल्की टीवी चैनल है, उसका नुमाइंदा इमरान खान से क्वेश्चन करता है। वो इमरान खान से क्वेश्चन ये करता है कि सर इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आपका जो ससुराल है, यानी कि गोल्डस्मिथ ससुराल, जो ज्यूज लोग हैं, उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने जो है अपने कैंसर की अद्वियात का टेस्ट ट्रायल करना था, एक्सपेरिमेंट करना था, और उसके लिए उनको किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में कोई हॉस्पिटल चाहिए था, इसलिए यहां पर जो है वो शौकत खानम अस्पताल जो है वो बनाया गया। ये वीडियो आज भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। तो इमरान खान साहब ने कहा जी मैं इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देना चाहता। आप इस आजकल के जो वाकयात हैं इनको वहां पर पीछे लेकर जाएं कि ये वहां से तब से ये प्लानिंग हुई है। डॉक्टर इसरार साहब जो आज से 20-30 साल पहले बता गए थे
वो गलत नहीं बता गए थे। साहबजादा याकूब साहब को हेनरी किसिंजर ने जो कहा था कि हमारे बच्चे का ख्याल रखिएगा, वो गलत नहीं कहा था। हकीम सईद साहब की बात गलत नहीं थी। ये चीजें रिकॉर्ड के ऊपर है और उन चीजों की तशरीह जो है वो इन इकदामात ने कर दी। आप देखें पाकिस्तान की तारीख में या तो दहशतगर्दों ने GHQ के ऊपर हमला किया है और या तहरीक इंसाफ ने किया। आपको एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी से 1000 इख्तलाफात हो सकते हैं, हमें हमेशा रहे हैं, नजीर लगारी साहब को हमेशा रहे होंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं किसी भी पाकिस्तानी की तरफ से मुतालबा आया कि जी GHQ को बम से उड़ा दें, कोर कमांडर हाउस को बम से उड़ा दें। नजीर लगारी साहब ने कितनी खूबसूरत बात की कि भुट्टो साहब को जब शहीद किया गया तो कारकुनान ने अपने आप को तो आग लगा ली, हालांकि उसके जिम्मेदार उसका कातिल जो है वो जनरल जियाद था और सब ये बात जानते थे। लेकिन एक भी पीपल्स पार्टी के कारकुन का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि उन्होंने जो है वो फौजी तनसीबात को अटैक किया हो। तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब को सियासी जमात कहना, सियासतदान करना, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। अब तो ये बात साबित हो गई है कि ये आर्मी एजेंट था, आर्मी एजेंट है, वरना कोई पाकिस्तान का मुहिब वतन जितना भी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उसे इख्तिलाफ हो, वो पाकिस्तान को बर्बाद करने की ख्वाहिश का इजहार नहीं करेगा। हम सबको एक दूसरे से इख्तिलाफ हो जाएगा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की जान लेने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है दाऊद साहब, नजीर साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं, ना तमीज है ना तहजीब है, ये कैसी नस्ल है जिसको तैयार किया गया है? किस तरह के ये कारकुनान है? ये कारकुनान ही थे या बहुत ही ट्रेंड किस्म के लोग बुलवाए गए थे? जिस तरह से थानों पर हमला किया गया, जिस तरह से असले की दुकानों पर हमला किया जा रहा है, असलहा वहां से लूटा जा रहा है, फायरिंग भी की जा रही है, जिस तरह से अटैक किया जा रहा है जगहों पर, मैं दुआ करता हूं कि आइंदा ऐसे गमले ना बनाए जाएं जिस समय इस तरह के पौधे उगाए जाएं जिनमें कांटे इतने खतरनाक हों कि लोगों को चबो दिए जाएं। ये हमारे इदारों ने ऐसे लोगों को परवान चढ़ाया था। ये समझ रहे थे कि मसीहा आ गया है, कोई बड़ा हम इसका हीरो को परवान चढ़ा रहे हैं। उसके बारे में हकीम सईद ने बता दिया, जिस तरह मियाँ दाऊद साहब बता रहे हैं। मौलाना अब्दुल रेजी ने कहा था, मौलाना अब्दुल रेजी ने कहा कि मुझसे ये कहा गया कि या तो इसको अपना इसकी मदद के लिए आज इसकी पार्टी में शामिल हो जाओ, वरना हम तुम्हें निशान इबरत बना देंगे। वो मुल्क छोड़कर चले गए थे। हमारे दोस्त शाहजतोई को ये सारी बातें वो बता कर गए थे। फिर डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार के साथ मौलाना अब्दुल रेजी की जो गुफ्तगू है वो सारी रिकॉर्ड पर है, और किस तरह से जो लोग पाकिस्तान के लिए कर रहे थे उन लोगों को किस तरह से घसीट कर इनकी पार्टी में लाने के लिए जो कुछ किया गया। अब हमारे इदारों को वो लोग तो चले गए, अब इनको भुगतना पड़ रहा है जिन लोगों का इनसे कोई लेना देना नहीं था। असल बुरा वक्त उस वक्त था जब 2018 में इनको इक़्तिदार में लाने के लिए तमाम कवानीन को, तमाम अखलाकी ज़ाब्तों को, तमाम सियासी अखलाकियात को एक तरफ रखकर इनको लाने के लिए हर गलत काम किया गया कि इनको लाया जाए। लोगों के उम्मीदवारों को बाकायदा टिकट वापस करवा के इनकी पार्टी में शामिल किया गया, इलेक्टेबल्स को लाया गया, फिर भी गिनती पूरी नहीं हुई तो जहाज चलाए गए। जहाज चलाने के बाद जहाज भी उस शख्स के चलवाए गए जिस शख्स को नाहल ताहयात नाहल किया गया और कहा गया कि अब तुम जहाज चलाकर ये हुकूमत बनाओ, और या वो अलीम खान कर रहे थे या जहांगीर तरीन कर रहे थे। इनके जरिए इनको इक़्तिदार में लाया गया। फिर इन्होंने उन मोहसिनों के साथ क्या किया, फिर अब जो असल मोहसिन थे, इदारे जो इनको लाने वाले थे, उनके साथ क्या किया। GHQ पर अटैक हुआ है, किसी सियासी पार्टी ने पाकिस्तान की तारीख में दहशतगर्दों ने किया था, और हम गए थे और हमने GHQ में जनरल क्यानी से सवालात किए थे। लेकिन ये कोई और ही चीज आ गई है भाई, इनका नाम सियासतदान भी रख दिया गया, सियासी कारकुन भी रख दिया गया, और ये अटैक जाकर करते हैं आपके GHQ पर, तो फिर आपकी क्या सियासत है? ठीक है लगाई साहब, बिल्कुल सियासत के ऊपर तज्जिया एनालिसिस आप शेयर करें, लेकिन फिर भी इस वक्त बैरून मुल्क चाहे पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान की सिचुएशन देखें, काफी हद तक इमरान खान को सपोर्ट किया जा रहा है, जो उनके सपोर्टर्स हैं या उनके कारकुनान हैं। दाऊद साहब मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी, चूंकि आप माहिर कानून है, लॉ को समझते भी हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक आम तासुर इस वक्त सोशल मीडिया पर जो दिया जा रहा है, या लोग बड़े कंसर्न है, ये बात बार बार सामने आ रही है कि इमरान खान साहब को जिस तरीके से ले जाया गया, खवातीन रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं कि व्हील चेयर तक को तोड़ दिया गया, और अभी भी ये इतलात सामने आ रही है कि खान साहब पर गालिबन शायद काफी तशद्दुद किया जा रहा है, नैब की हिरासत में है। किन हालात में है खान साहब इस वक्त? मैं जरूर आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए, कल जब रिमांड के लिए इमरान खान साहब को पेश किया गया ना, तो वो बिल्कुल हशाश मशाश थे, फिट थे, खुद चलकर आए, खुद चलकर गए, और उन्होंने एक भी बात जो है इस बात की निशानदेही नहीं की कि मेरे ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया। उनके वकला बार आए, ख्वाजा हारिस साहब,
और दीगर वकला जो है वो बाहर है, उनसे गुफ्तगू हो, किसी ने भी एक बात जो है नहीं की कि खान साहब के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया। जहां तक रह गई बात उनके फॉलोअर्स की, उनकी जो खवातीन रो रही हैं, तो खवातीन तो रोना तो बनता है। आपने वो एक ऑडियो सुनी होगी जिसमें एक अहम शख्सियत की जो सास है वो बेचारी इस अफसोस का इजहार कर रही है कि माशाल्लाह क्यों नहीं लग रहा, और इमरान खान साहब को जो है वो नहीं आ रहा, और ये सारी चीजें जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर आ गई हैं। खान साहब की तरफ से अगर किसी भी किस्म की इल्जाम तराशी की जाती है ना, तो उसको एक दफा अहमियत देने से पहले आपने ये देखना है कि ये क्या कौन रहा है। आप देखें कि इमरान खान साहब गुज़श्ता 6 माह से ड्रामा कर रहे थे कि उनकी टांग में गोली लगी हुई है, गोलियां लगी हुई हैं, और वो जख्म है, और वो सूजन हो गई है, और व्हीलचेयर आ गई। लेकिन जब रेंजर्स के एहलकारों ने गिरफ्तार किया और अपने रवायती अंदाज में दबका मारा इमरान खान साहब को, वो भागकर उठे और खुद अपने पैरों पे चल के जो है वो रेंजर की गाड़ी में गए। फिर टांगों में जख्म किधर चला गया, फिर वो सूजन किधर चलेगी। तो ये जो झूठ फैलाने वाला बात है ना, इसको आप जितना मर्जी कर लें। इसके मेडिकल रिपोर्ट भी जो आई है उसमें भी उन्हें मुकम्मल फिट करार दिया गया है, टांग का एक्सरे भी अब हो चुका है, तो मेडिकली तो वो फिट है। लेकिन इस तरह की, जिस तरह से नबी आपसे सवाल कर रही थी, इस तरह की बातें इसलिए की जा रही हैं सोशल मीडिया पर ताकि कारकुनान को और उकसाया जाए कि खान साहब की जान को खतरा है, उनको अंदर उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। मैं आपकी बात से 100% इत्तफाक करता हूं। मैं ये समझता हूं कि ये जो तशद्दुद की कार्रवाइयां इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के फौरन बाद शुरू हुई, जिस अंदाज में शुरू हुई, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अल्फाज इस्तेमाल किए, वो सारे के सारे उकसाने के जिम्मे में आते थे। जैसे कि हमारे अदर ने कह दिया कि इमरान खान पर शदीद तशद्दुद किया गया, लेकिन तशद्दुद सामने नहीं आया। और खुद इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन बाकी सारे लोग कही जा रहे थे, ताकि कारकुनों को से जो है वो रियासत के ऊपर अटैक करवाए जा सके। और उसमें 24 घंटों के दौरान तो आप देखें ये लोग कामयाब हुए। अच्छा, ये है ना, हम और आप ये सारे जानते हैं, आप पुराने लाहौरियों से पूछ लें, पुराने पंजाबियों से पूछ लें, तो लाहौर के अंदर लाहौरियों में इतना दमखम नहीं है कि वो एहतजाज के लिए इस्तेमाल करें कि वो फौज के ऊपर हमला कर दें। ये बाहर से आए हुए लोग थे और ये दहशतगर्द थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ये वो वाले दहशतगर्द थे जो जमान पार्क से बरामद हुए। उस दहशतगर्द की जो इमरान खान साहब के दौर में डील के तहत रिहा हुआ था, वो ज़मान पार्क से बरामद हुआ। दहशतगर्द थे तो किसने इनको बुलाया, फैसिलिटेटर इनका कौन था, इस पर बात होना भी मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और मुल्की सूरत हाल और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू जारी है। नाज़रीन, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। लगारी साहब, जब हमने देखा नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, उनके लिए भी एहतजाज हुए, लोग निकले, दो के इस तरह के हालात और वाक़यात उस वक्त नहीं थे। फिर हमने देखा कई तरह के केसेस का सामना करना पड़ा, जेल भुगतनी पड़ी, फिर मुल्क से बाहर चले गए नवाज शरीफ साहब। अब वो वाला टाइम है कि वापसी के लिए भी राहें हमवार की जा रही हैं, केसेस भी काफी हद तक स्मूथ हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी सियासत का कल्चर है या हिस्सा है, जब भी किसी सियासतदान को नाअहल करना होता है तो केसेस थोपे जाते हैं, इस तरह के मामलात, इस तरह के हालात क्रिएट किए जाते हैं, वक्त गुजरता है जब, तो फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, वो केसेस भी खत्म हो जाते हैं? नहीं, देखें, ये पाकिस्तान में तो एक मजाक चल रहा है ना। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया है हम उसको भुगत रहे हैं, और जो पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर इक़्तिदार के मराकज़ पर जिन लोगों ने कब्ज़ा किया, उन्होंने सियासी लोगों को बेदखल करना शुरू किया और क़ायद आज़म के रफ़क़ाए कार को बेदखल करना शुरू किया। जिस शख्स ने करारदाद लाहौर पेश की उसको गद्दार कहा गया, उसकी 75% की अक्सरियत थी, इलेक्शन जीता उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में, और सिर्फ ये कहकर कि जनाब आप गद्दार हो। जिसने करारदाद लाहौर पेश की उसको गद्दार कहकर इक़्तिदार से हटा दिया गया। फिर 2 साल के बाद जाकर मिन्नतें करते हुए कहा कि सर आप आ जाइए, आप गवर्नर बन जाइए, हम आपको गवर्नर बनाते हैं। यही लोग चले गए थे जो इक़्तिदार के मराकज़ में बैठे होते हैं। ये क्या बात हुई कि एक दिन आप उनको कह रहे हैं गद्दार है, फिर उसके बाद आप उसको, यही कुछ होता रहे पाकिस्तान के अंदर। जनाब नवाज शरीफ जो हैं वो 3 बार वज़ीर आज़म बने। जब हटाया गया था तो उस वक्त क्या था, फिर उसके बाद दोबारा वापस है, फिर वज़ीर आज़म बने, फिर वापस है, फिर वज़ीर आज़म। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनके वालिद को फांसी दी गई, वो इक़्तिदार में आई, फिर उसके बाद उनको हटाया गया, 20 महीने के बाद हटा दिया गया। फिर जो है वो ये वही किया गया।
पहली दफा एक लाडला पाला गया और इस लाडले के लिए जो सहूलतकारी की गई है, मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि चीजें तय की जाएं। जो कुछ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इस मुल्क के साथ किया है, अगर उन पर तनकीद नवाज शरीफ करें तो ठीक है, वो उस पर तो तनकीद सब लोग कहते हैं, ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया। जो 1 साल से इमरान खान कह रहे हैं, इमरान खान ने उनको गद्दार कहा, इमरान खान ने उनको मीर जाफर कहा, इमरान खान ने उनको मीर सादिक कहा, और वो आखिर वक्त तक भी सहूलतकारी कर रहे थे। आखिरी दिन भी जब वो उनको गालियां दे रहे थे उसको भी कह रहे थे मैंने उनके कहने पर असम्बलियां तोड़ दी हैं। अब खुदा का खौफ करें यार, अब तो इस मामले को ख़त्म करें। मेरे ख्याल में इदारों को अब समझ लेना चाहिए कि सियासतदानों का काम सियासत करना है और उनका काम मुल्क का दिफा करना है। अब इस तरह के लोगों को और इस तरह के गमलों में ऐसे पौधों को उगाने का अमल ख़त्म कर देना चाहिए। अब पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के सियासतदानों को अपनी राह खुद तय करने दी जाए। ये इस तरह के अगर आपने दोबारा खुदा ना खास्ता कभी कोशिश की तो पर पाकिस्तान के लिए ऐसे ही हालात होंगे। पाकिस्तान में जो गुज़श्ता 2 दिनों में हुआ है मेरे लिए बहुत अफसोसनाक है। मैंने पूरी जिंदगी देखी है, मैं 45-50 साल से सहाफत में देख रहा हूं और उसके बाद जो है मैंने इस पूरे अरसे के अंदर जो सियासी डेवलपमेंट्स होती रही हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश का बनना मेरी आंखों के सामने का अमल है और मुझे मालूम है कि किस तरह की गलतियां की जा रही थी। ठीक है। और किस तरह से मुजीबुर रहमान को पाला पोसा जा रहा था, किस तरह से ये जिस तरह के इलेक्शन इमरान खान ये सैलाब के बाद कराना चाह रहे थे, जो गुज़श्ता साल की बारिशें थी, तबाहकुन बारिशें, वो मुल्क जो है उसका बाकी रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दाऊद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दाऊद साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जो केस है इमरान खान पर, अब्दुल कादिर ट्रस्ट केस, आप क्या देख रहे हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज इसके हो सकते हैं? मिनिमम टू मैक्सिमम जो सजा है वो उन्हें क्या हो सकती है? एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, उस दोनों सवालों का आप जवाब दे दीजिएगा कि खान साहब ने अदालत में ये स्टेटमेंट दी है कि एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके जहर से फिर इंसान मर जाता है। मैं आपको अल कादिर ट्रस्ट के केस के फैक्ट्स बता देता हूं। सारा डॉक्यूमेंटेड केस है, इसमें इल्ज़ाम कोई नहीं है और इसमें आप कह लें कि प्लांटेड चीज़ कोई नहीं है। बरतानिया से इन्वेस्टिगेशन होके यहाँ पर आई हैं, वो पैसा किस तरीके से घुमाकर इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा को और उनके बाकी जो शहजाद अकबर साहब हो सबको दिया गया। ये बस इतना सा केस है, ये डॉक्यूमेंट्स है, इन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होनी है कि क्या ये डॉक्यूमेंट दुरुस्त हैं, क्या ये पैसा ए से निकल के बी के पास, बी से निकल के सी के पास, सी से निकल के डी के पास गया या नहीं गया। इतना सा केस है, इससे ज्यादा ये केस है ही नहीं, ना ही इसका इतना लंबा, इस केस को इतना लंबा चलाना चाहिए। दाऊद साहब, इसमें जो दीगर अफराद के नाम शामिल आ रहे हैं, बुशरा बीबी का जिक्र किया जा रहा है, शहजाद अकबर साहब है, जुल्फी बुखारी साहब है, बाबर अवान साहब है, मलिक रियाज साहब है। ये सारी गिरफ्तारियां आपको लगता है कि आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां हो सकती हैं? होनी चाहिए। अगर आप इनको गिरफ्तार किए बगैर अगर इमरान खान, देखिए अगर आप इमरान खान साहब के इस केस को हतमी बनाना चाहते हैं और मिसाल बनाना चाहते हैं तो फिर आपको तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप बीच में से किसी भी एक मुल्ज़म को रिलीफ देते हैं तो उसका फायदा इमरान खान को जाएगा। सो मैं ये समझता हूं अगर आपने अल कादिर ट्रस्ट केस में को शफाफ अंदाज में चलाकर सारे सबका एहतसाब करना है तो फिर तमाम मुल्ज़मान ए से लेके जी तक जो भी उनको सामने आना चाहिए। अगर ये केस फेयरली ट्रायल किया जाता है और इसको स्पीडी ट्रायल करके किया जाता है तो जो नैब का नया कानून है, इनको कम से कम सजा जो है वो 3 साल हो सकती है, 7 साल हो सकती है ये, और मैक्सिमम जो है वो 14 साल तक जो है वो इनको सजा हो सकती है। और इसमें लंबी चौड़ी जिरा इन्वेस्टिगेशन इन चीजों की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेड काम है। और दूसरा जो आपने इस बात की निशानदेही की कि वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इनके पास एक ऐसा इंजेक्शन है जिसके लिए वो देते हैं और वो बंदा बदतरीज मर जाता है, तो वो ये इमरान खान साहब ये दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वो इमरान खान साहब यही काम करते हैं। सोशल मीडिया में बड़ी बहस चल रही है जी, वो उस इंजेक्शन का इमरान खान साहब की हुकूमत में बड़ा भरपूर इस्तेमाल हुआ है। आज के दिन तक जो है वो जस्टिस वकार सेठ साहब की जो आप कह लें कि इंतकाल है, उसके ऊपर मैं बतौर वकील आज भी शक का इजहार करता हूं। उनके जो वकील थे जस्टिस वकार सेठ साहब के, ये फैक्ट है, लगाया जाता है, आप ये कह रहे हैं? जी, इनके दौर में लगाया जाता है। इमरान खान साहब के दौर में जितनी भी नागहानी अमवात हुई है वो उसी इमरान खान साहब का जो पूरा एक प्रोजेक्ट था ना, जिसमें जज और जर्नैल और आगे इमरान खान सारे शामिल थे, वो सारे अपने मकरू मंसूबे को ऐसे ही एग्जीक्यूट कर रहे थे। हामिद खान साहब जो है वो पाकिस्तान के बेहतरीन कानूनदानों में से एक हैं। वो जस्टिस वकार सेठ के वकील थे, उनका भी इस बात के ऊपर इत्तफाक है कि वो जस्टिस वकार सेठ साहब की जो इंतकाल है उनको तभी मौत नहीं मानते। आप उसके बाद देख लें,
आप देख रहे हैं इन्होंने किस तरीके से अरशद शरीफ साहब को बाहर ले जाकर कत्ल करवाया और इल्जाम सारा दूसरों पे डाल दिया। और अब आजादी साहब एक सिर्फ शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो ये मुजाहिरों में मुलव्वस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या कुछ दहशतगर्द अनासिर भी बीच में मौजूद हैं, इनको आपको क्या लगता है पकड़े जा रहे हैं? बहुत से लोगों को पकड़ा गया है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा क्या सजा है? क्योंकि जो देखने वाले हैं शायद वो ये समझ जाएं कि इमरान खान साहब तो अब जेल में मौजूद हैं, अब उनको ले जाया जा चुका है, उनके पीछे अगर आप पाकिस्तानी इमलाक को जलाते हैं, रियासत के सामने आते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको भुगतने पड़ेंगे, जो अवाम है उनको जेलों में जाना पड़ेगा। देखिए, जो मुकदमात आर्मी तनसीबात के ऊपर और आर्मी की इमारतों के ऊपर हुए हैं, उसके ऊपर तो मैं समझता हूं कि ना सिर्फ ये कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में उनका ट्रायल होना चाहिए, बल्कि मेरी ये जाती राय है उन मुकदमात का, उन वाकयात का ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में होना चाहिए। पाकिस्तान की जो मौजूदा जुडिशियल सिस्टम है, 780 और 3 MPO के तहत जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, 3 MPO की गिरफ्तारियां तो वो 1 माह के लिए, 3 माह के लिए हैं, वो आप होम सेक्रेटरी जो है वो उसको एक्सटेंड भी कर सकता है। ठीक है। वो मैं आपको बात कर रहा हूं जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए, उन दहशतगर्दी के वाकये की मैक्सिमम सजा जो है वो उम्र कैद है और सजाए मौत भी है अगर उसमें किसी किस्म की शहादत जो है वो हो जाती है। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जो आर्मी की इंस्टॉलेशंस वाला एपिसोड है, वो वाले जो मुकदमात हैं वो रेफर होने चाहिए फौजी अदालत को और उनको उसका ट्रायल करना चाहिए। उसकी एक वजह है, ठीक है, कि अगर आप देखें कि 25 मई का आपको वाकया याद होगा, आपने किया इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज किया था और उसकी सारी रिपोर्ट्स रिकॉर्ड के ऊपर आ गई और उनमें एक जज साहब जस्टिस यहया अफरीदी साहब ने कह दिया कि ये तौहीन अदालत बनती है, लेकिन हमारे चंद जज साहबान जो है वो इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा हो सकता है कि इमरान खान साहब को ये मैसेज कन्वे ना किया गया हो, अगर उस वक्त इमरान खान को तौहीन अदालत में सजा दे दी जाती तो आज कोर कमांडर हाउस के ऊपर और GHQ हाउस के ऊपर जो है वो हमला ना होता। ठीक है, मेरी जाती राय में इन वाकयात में मियां दाऊद साहब इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को, एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं जो यूट्यूबर्स हैं वो अपने व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए अभी भी इस तरह के व्लॉग्स बना रहे हैं, अभी भी इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं और आवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि 12 ऐसी बातें की जा रही हैं कि खान साहब पर तशद्दुद किया गया, उन्हें गिरफ्तारी करते हुए जब ले जाया गया तो उन्हें गिराया गया, उनकी टांग पर दोबारा से चोट आई, लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। बहुत से नामवर नाम भी इसमें मौजूद हैं, आप जानते हैं, जिनकी तरफ मेरा इशारा है, और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आपको लगता है कि अब किस तरह से इनको भी रोका जाएगा? मेरे ख्याल में कोई भी चीज़ जो रेगुलेट नहीं होती है जी, वो बहरहाल अपना असर करती है। और अगर किसी को आप ऐसे उसके हाथ में हथियार दे दें और उसको पास हथियार तो ज़ाहिर नुकसान करने के लिए है ना, और उसके पास हो और वो रेगुलेट ना हो रहा हो, उसकी निगरानी ना हो रही हो, उसका पता ना हो कि ये कैसे इस्तेमाल करेगा और वो बेमुहाबा इस्तेमाल करना चाहता हो, वो इसको वो जो है इसको अपनी मनमाने तरीके से इस्तेमाल करना चाहता हो, तो ज़ाहिर है वो इस्तेमाल करेगा। और जिसके पास हथियार जिस तरह का भी होगा उसी तरह इस्तेमाल करेगा। और अगर इस माइंड सेट के साथ, जो माइंड सेट आग लगा रहा था जिना हाउस को, जो आग लगा रहा था इमलाक को, वो इमलाक जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी का जो इमलाक है उनको नुकसान पहुंचा रहा था, अगर उसके हाथ में कैमरा होगा, अगर उसके हाथ में यूट्यूब पर एक्सेस होगी तो क्यों नहीं आग लगाएगा? आग लगाएगा, उसका काम ही है, उसने आग लगानी है। तो अगर आप चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपनी सरेंडर कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी को सरेंडर कर रहे हैं। फर्द की आज़ादी की अहमियत है और उसको आज़ाद होना चाहिए, लेकिन किसी फर्द को ये आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि वो किसी दूसरे शख्स की नाक तोड़ दे, किसी शख्स ने उसका जबड़ा तोड़ दे, किसी शख्स को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि जी आप आज़ाद हैं, आप जाइए उसका सर फोड़ दीजिएगा। सर फोड़ने की इजाज़त नहीं है। तो रेगुलेट होता है, इंसान की जितनी भी ताकत है वो रेगुलेट होती है और इंसान तभी सोसाइटी जो है वो मुहज़्ज़ब बनी है
चूंकि वो रेगुलेट होती है, कवानीन होते हैं, जवाबित होते हैं। अच्छा लगाई साहब, एक और फैक्ट सामने आ रहा है, मैं इसकी हकीकत जानना चाहूंगी और दाऊद साहब से भी कमेंट लेना चाहूंगी उस पर लेटर ऑन के अब मुख्तलिफ मोड सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ फैक्ट सामने आ रहे हैं। जो सेनेटर इरफानुल्लाह साहब हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर, फेसबुक पर उन्होंने कुछ फैक्ट्स शेयर किए हैं। इमरान खान की जो एक्सरे रिपोर्ट है, जो टांग में उनको गोली लगी, उस हवाले से वो कह रहे हैं कि क्योंकि पहले तो शौकत हॉस्पिटल की रिपोर्ट सी मंजर आम पर आती रही, इमरान खान साहब एक तवील अरसे तक उन्होंने अदालत का सामना नहीं किया क्योंकि उनकी जो तबीयत थी वो बेहतर नहीं थी। अब इरफानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि जो एक्सरे रिपोर्ट सामने आई है उसमें गोली का कोई नामो निशान नहीं है। क्या कमेंट करेंगे आप? ये अगर आप मुझसे पूछ रही हैं जी जी, तो मेरा तो यही कहना है ना कि मैंने पहले दिन ये मुतालबा किया है कि हुकूमत पाकिस्तान एक्सरेज कराए और वो तमाम चीज़ें हासिल करे और कि क्या क्या गोली चली, कहाँ गोली चली, किस जगह पर लगी है, उसकी तफसीली रिपोर्ट जारी करे। मेडिको लीगल रिपोर्ट पहली ज़रूरत होती है। इन्होंने पिछले साल ये अटैक हुआ है, आज मई आ गया है, इन्होंने अब तक जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिको लीगल डॉक्टर है उसके पास जाकर इन्होंने वो एमएल नहीं बनवाई है। मियां दाऊद साहब को पता है ये हो नहीं सकता है। आप अगर आप केस करना चाहते हैं, वो केस करना चाहते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम पर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के अहम आदमियों पर। ठीक है नजीर साहब, आपका पॉइंट आ गया। दाऊद साहब, आपसे जानना चाहूंगा, हम देख रहे हैं इन्हीं तमाम जो सोशल मीडिया पर भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, पिक्चर्स गर्दिश कर रही हैं, यूट्यूब पर हम देख रहे हैं कि बारहा सरकारी अफसरान और जो रियासती इदारों के अफसरान हैं उनकी फैमिलीज की डिटेल्स तक शेयर की जा रही हैं, किस स्कूल में जाते हैं, कहाँ रहते हैं। ये कितना खतरनाक है? ये खतरनाक नहीं, ये जुर्म है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत। इसकी 7 साल सजा है और इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 14 साल इसके ऊपर सजा है। और अगर इस तरह के उकसाने के ऊपर कोई ना कोई अफसोसनाक वाकया हो जाता है तो उसके ऊपर पाकिस्तान की जो दफात हैं वो अलग से जो है वो अट्रैक्ट होंगी। देखिए, नज़ीर लगारी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आप इस सोशल मीडिया को आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल रेगुलेट करना पड़ेगा। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था और इसको रेगुलेट होने के बाद इसके ऊपर अमल दरामद होते हुए नजर आना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि जब ये कानून बना तो उसको आजादी इज़हार राय को दबाने के लिए तो इस्तेमाल कर लिया गया, लेकिन जो असर लोग झूठ फैलाने में, फेक में मुलव्वस है, उनको नहीं किया गया। तो मैं ये समझता हूं कि जो भी लोग सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो कोई सहाफी है, रेगुलेट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मियां दाऊद, माहिर कानून और सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन नियो पाकिस्तान। और अब एक अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज है नाजरीन। खबर यह है कि चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस छापे के दौरान मज़ाहमत का केस और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही की अबूरी जमानत खारिज कर दी है। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। करप्शन केस में परवेज इलाही की अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई है। परवेज इलाही के घर पर पुलिस छापे के दौरान मज़ाहमत का केस, लाहौर एटीसी ने साबिक वजीर आला की अबूरी जमानत खारिज कर दी है। हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। करप्शन केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की अबूरी जमानत में 25 मई तक तौसी की गई। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नईम मलिक हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी नईम। जी बिल्कुल, आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस रेड के दौरान पुलिस पर पेट्रोल पंप फेंकने समेत दीगर दफात के तहत मुकदमे में आज चौधरी परवेज इलाही की बुरी जमानत पर समाअत थी। वो आज अदालत में पेश न हुए। उनकी वकला की जानब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त दी गई थी जो कि मेडिकल बुनियादों पर। अदालत ने जो कि उनकी हाजिरी माफी की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी और जो उनकी बुरी जमानत थी वो भी खारिज कर दी। जबकि दूसरी जानब जज अली रजा एंटी करप्शन के जज थे, उनकी अदालत में इनकी करप्शन के केस में अबूरी जमानत पर समाअत थी। अदालत में उनकी हाजिरी माफी की दरख्वास्त उधर भी दी गई थी। अदालत ने जो कि चौधरी परवेज इलाही की मेडिकल बुनियादों पर जो हाजिरी माफी की दरख्वास्त दी गई थी वो मंजूर कर ली और मजीद उनकी अबूरी जमानत में जो कि 25 मई तक वो तौसी कर दी है। जबकि जो कि इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमे में उनकी जो कि अबूरी जमानत थी वो खारिज कर दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नईम मलिक, अपडेट आपने किया।
और ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतालिक। अभी हमें ज्वाइन किया दिफाई तजियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और ख़ासतौर पर जो यूट्यूबर्स हैं, आदिल राजा हैं और एक मेहदी नाम का एक शख्स है, उनकी जानिब से कुछ डिटेल्स कल शेयर की जा रही थी अपने यूट्यूब के चैनल पर। वो जितने भी सरकारी अफसरान हैं, अगर हम कुछ सियासतदानों की बात करें जो कि नून लीग में या PDM में मौजूद हैं, या हम रियासती इदारों के सरबराहान की बात करें, उनकी फैमिलीज़ की डिटेल्स वो शेयर कर रहे हैं, एड्रेसेस शेयर कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनके बच्चे जा रहे हैं। ये कितना खतरनाक है? इसको किस तरह से रेगुलेट करेंगे, किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है इसको? देखिए, ये तो बहुत खतरनाक है क्योंकि वो एक तरह से इग्नाइट कर रहे हैं लोगों को, एक तरह से लोगों को एक लीड दे रहे हैं, नेगेटिव लीड के वो जो कुछ दंगा फसाद और बलवा कर सकते हैं, इंस्टिगेट करें। असल में अगर आप देखें तो ये जो एलिमेंट है, ये जो मैकेनिज्म है, ये कैसे ऑपरेट कर रहा है, मोबिलाइजेशन कैसे होती है। पहले भी मैं तो 1-2 प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ और तो अब ऑब्वियस है और लोगों को पता भी है कि जो एक साइबर डिवीजन है जो अक्रॉस दी फ्रंटियर इंडिया में एक रेस किया गया, उनकी एजुकेशन कोर को ख़त्म करके एक साइबर डिवीजन रेस किया गया जिसमें 5000 के करीब जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उनका टारगेट और टास्क ही सिर्फ पाकिस्तान में क्योस फैलाना है। तो वो बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स, बहुत सारे फेसबुक अकाउंट्स, इंस्टाग्राम और जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनके थ्रू वो बीच में पाकिस्तानी नामों के साथ, पाकिस्तानी चीज़ों के साथ फीड करते हैं। अब ये जो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के फॉलोअर्स हैं, वो उनको फॉलो करते हैं ये समझते हुए, क्योंकि उस पर बैनर एक पॉलिटिकल पार्टी का लगा हुआ है उनके अकाउंट पे, वो समझते हैं शायद उसका है, उसको वहाँ पे चीज़ें फीड की जाती हैं, वो मल्टीप्लाई होती हैं और फिर उसका एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है और वो एक मूवमेंट बन जाती है और चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह आप देखें जो वायलेशन हो रही है, जो तोड़फोड़ हो रही है, इसमें इसी तरह की चीज़ें दी जाती हैं, लोगों को जगह बताई जाती है कि इस जगह पे पहुंच जाओ और ये टारगेट है और यहाँ पे जलाओ, घेराओ, तोड़फोड़ शुरू कर दो और लोग शुरू कर देते हैं। तो एक्चुअली जो लेनिन कहता था कि बाकी लोग जो है फिर वो यूजफुल इडियट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये एक बहुत डेंजरस फिनोमेना है और ये फिनोमेना कोई आज का नहीं है, ये पिछले 5, 6, 10 सालों से हो रहा था, लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली इस पे कुछ नहीं किया, हम इसको रेगुलेट नहीं किया, हम इसको बिजनेस एज यूजुअल और एक बेनाइन सी चीज, एक स्क्रीन इसका बड़ा कर्नल साहब बड़ा नुकसान अनफॉर्चुनेटली खुदा न खास्ता हो सकता है। बहरहाल फवाद अहमद सीनियर एनालिस्ट सहाफ़ी भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी तज्जिया लेंगे, एनालिसिस लेंगे, लेकिन इस वक्त ज़मान पाक में क्या सिचुएशन है, क्या हालात व वाक़यात हैं, हाफिज महमूद हमारे न्यूज़ रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी हाफिज, बताइएगा एग्जैक्टली आप किस पॉइंट पर मौजूद हैं? सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जेल रोड पर मौजूद हूँ, साथ ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो मरकजी दफ्तर है जेल रोड पर, वो भी मेरे साथ ही है। जबकि इस वक्त नहर पर जो रास्ता जो है वो ज़मान पाक को जाता है, इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि कल जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान की जानिब से जो है वो रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, मुतादिद गाड़ियों को जो है वो जला दिया गया था, जिसके बाद जो है वो ये रोड मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। लेकिन एक तरफ का जो रोड है कैनाल की, दूसरी तरफ वो रोड खुला है, जबकि ज़मान पाक को जाने वाला रोड जो है मुकम्मल तौर पर इसको बंद कर दिया गया है। आज भी जो है वो तहरीके इंसाफ के कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे। उनका कहना था कि आज भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ पॉइंट पर जो है वो एहतजाज भी किया जाएगा और यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा। उनका कहना था कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान जब तक रिहा नहीं होते, हमारा एहतजाज जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। जी ठीक है, महबूब बताइएगा, यही कहा जा रहा था जिस तरह से ज़मान पाक नो गो एरिया है, वहां पर क्या अभी भी कंटेनर्स मौजूद हैं? ज़मान पाक को क्लियर करने के लिए वहां पर क्या कोई ऑपरेशन किया जाएगा या किया जा रहा है? इस वक्त जो है वो ज़मान पार्क में जो हालात है वो मामूल के मुताबिक है। सिर्फ और सिर्फ एक सड़क जो है वो ब्लॉक की गया, चंद कारकुनान जो है वो इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक ऑपरेशन के हवाले से बात की जाए तो कोई ऐसी हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही, ना ही पुलिस एहलकार इतनी बड़ी तादाद में है कि कोई ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा दोबारा, क्यों ना कि अभी तक यहाँ पर कारकुनान नहीं है। जैसे ही कारकुनान यहाँ पर आएंगे उसके बाद जो है वो मुमकिन तौर पर यहाँ पर ऑपरेशन भी किया जाएगा। लेकिन कारकुनान जब यहाँ पर आते हैं तो हाथ में डंडे होते हैं, पत्थर होते हैं और पुलिस की जानिब जो है वो
पथराव भी किया जाता है और आम शहरियों को जो है वो ज़माम पाक का इलाका है, उनके लिए नो गो एरिया बन जाता है, किसी को भी आने की इजाज़त नहीं दी जाती, हत्ता कि मीडिया को भी जो है वो कवरेज के लिए जो है वो इजाज़त नहीं दी जाती। उनकी जानिब से जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़दोकोब किया जाता है मीडिया नुमाइंदों को। उनका कहना था कि हम उनकी जानिब से जो है वो मुतादिद गाड़ियों को कल भी जो है वो आग लगाई गई थी और इसके अलावा जो है वो टायरों को आग लगाकर रोड जो है वो दोनों तरफ से बंद कर दिया गया था। उसके बाद पुलिस ने जो है वो शेलिंग की, कुछ कारकुनान जो है वहाँ से मुंतशिर हो गए थे, लेकिन दोबारा जो है आधे घंटे बाद दोबारा वहाँ पर आकर एहतजाज करते थे। रात के बाद जो है पुलिस ने शेलिंग करके उनको मुंतशिर कर दिया था। अभी तक जो है ज़माम पाक का इलाका क्लियर है, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस है उसने जो रोड है वो उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं बैरियर लगे हुए हैं, इस रोड को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी आम शहरी जो है वो ज़मान पाक का जो रास्ता है वो इस्तेमाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज महबूब, हमें अपडेट कर रहे थे ज़मान पाक की सिचुएशन। अब गुफ्तगू कर रहे थे पूरी मुल्की सूरत हाल पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। फवाद अहमद भी हमारे साथ मौजूद है एनालिसिस के लिए। फवाद, दफ़ा 144 का नफाज किया गया, मुल्की पूरी सूरत हाल आपके इस वक्त सामने है, जिस तरीके से मॉब बाहर निकला या PTI के कारकुन या पलवाई जो भी कहा जा रहा है उनको बाहर निकले और अमलाक को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया। राना सनाउल्लाह साहब की भी स्टेटमेंट सामने आई, हाथ खड़े किए हुए थे। क्यों मॉब को कंट्रोल नहीं किया गया? क्या यही स्ट्रैटेजी रही गवर्नमेंट की इस टाइम पे? कराची में हालात कितने मुख्तलिफ रहे? देखिए जी, कराची है तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोगों का शहर। अगर किसी सड़क के ऊपर, शारा फैसल के ऊपर, कराची की एक सड़क के ऊपर 250-300 बलवाई निकल कर आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इनकलाब आ गया। अगर इसी तरीके से आप लाहौर के अंदर आप देखें, लाहौर की आबादी 1.5-2 करोड़ के करीब है और वहां पे 2-2.5 हजार 3 हजार बंदा, जो जिनमें ज्यादातर लोग वो थे कि ज़मान पार्क के बाहर जमा हुए थे इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए, जिनको मुस्तकिल कैंपों के अंदर रखा जा रहा था। मुख्तलिफ पंजाब की सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के हलकों से लाए गए लोग थे, KPK से अली अमीन गंडापुर साहब के साथ आए हुए लोग थे, मुराद सईद साहब के लोग थे। तो उन तमाम लोगों को 1000-1200 लोगों को तो वहां पर 2000 लोगों को तो हर वक्त वहां पर रखा जाता था, जिन्होंने शहर में निकलकर लूटमार की, जिनके साथ फिर जराइम पेशा लोग भी बकौल तहरीक इंसाफ के मिल गए। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, वो सारी क़यादत किधर थी कि जो वजारतों के मजे लूटती रही? वो सारी क़यादत कहाँ थी कि जो टिकट्स लेने के लिए लाइन में खड़ी रही? वो सारी क़यादत कहाँ थी कि जिसने इस मॉब को इस काबिल किया अपनी गुफ्तगू से, बार बार कहने से और बार बार जो है वो कम्युनिकेशन से, कि वो लूट मार के ऊपर तैयार हो गया? ये बुनियादी तौर पर इनकलाब नहीं था, ये बलवाई थे। बलवा इसे ही कहा जाता है और तहरीक इंसाफ इस वक्त बलवा पार्टी के अंदर तब्दील हो गई है। बदकिस्मती ये है कि वो तमाम लीडरान कि जिनके ट्विटर अकाउंट थकते नहीं है, जिनकी जबानें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बार बार आकर लोगों को उकसाने से थकती नहीं है, वो तमाम के तमाम कौम की रहनुमाई के लिए अपने लीडर की गिरफ्तारी के बाद, कॉल देने के बाद मौजूद नहीं थे। शाह महमूद कुरैशी साहब फ्लाइट पकड़कर कराची आ गए। सिर्फ एक रहनुमा ऐसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिसको ऑन फील्ड गिरफ्तार किया गया, जो कराची के अंदर अली जैदी साहब थे। बाकी मुझे बताएं कि हमाद अजहर किधर थे? असद उमर साहब का दीदार जो है वो अगले दिन कोर्ट के अंदर होता है, उससे पहले वो नजर नहीं आए। फवाद चौधरी साहब 8 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट, 10 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर बंद रहे, वो नजर नहीं आए। कौन सा मकामी, कौन सा गैर मकामी, कौन सा आलमी, कौन सा नेशनल लेवल का लीडर इनका नजर आया? कराची की अगर आप बात करें, 14 MNAs कराची से थे। 14 MNAs का मतलब यह है कि हर सीट के ऊपर अगर औसत आप 50,000 वोटर लगाएं तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ की बनती है। सिर्फ 50,000 तो मैं कौमी असम्बली की सीट पे लगा रहा हूँ, सूबाई असम्बली की सीटें इसके अलावा हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो अवामी हिमायत की धरती। कराची में ट्रैफिक रवा दवा था। मैं इस्लामाबाद में था, इस्लामाबाद से मेरी कराची वापसी की टिकट थी। मैंने इस्लामाबाद के अंदर पूरे शहर को खुला देखा, रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे, दुकानें खुली हुई थी, कारोबारी मराकज खुले हुए थे, शॉपिंग मॉल खुले हुए थे, सड़क के ऊपर ट्रैफिक था, पेट्रोल पंप्स खुले हुए थे, कोई खौफ हरास नहीं था, लोग घूम रहे थे, फिर रहे थे, सारी सूरत हाल ठीक थी। सिर्फ श्रीनगर हाईवे के ऊपर चंद मकामात के ऊपर ब्लॉकेज थी, जिसकी वजह से मेरी फ्लाइट मिस हुई। अगले दिन जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, मैंने देखा कि लोग रात भर से वहां पर सोए हुए हैं। लोग इस इंतजार के अंदर सोए हुए हैं कि यार अगर हमने रास्ते के अंदर जाने की कोशिश अभी वक्त से पहले ना पहुंचे तो हमारी फ्लाइट निकल जाएगी। तो सारी रात से वहां पर सोए हैं, फैमिलीज मौजूद हैं, खाने पीने का सामान वहां पर लोगों के पास नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये ट्रेन स्टेशन है। और मैं डोमेस्टिक लाउंज की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लाउंज का दायरा मुझे नहीं मालूम, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के भी लोग होंगे, लेकिन डोमेस्टिक लाउंज के अंदर मेरी अपनी फ्लाइट निकली, मेरा माली नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? इन तमाम एक जगह पर एक छोटी सी ब्लॉकेज ने जो है वो इस तरीके से सारे कारोबारी जिंदगी को मुअत्तल रखा। अच्छा, आप जहां तक लोग बात कर रहे हैं
ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख भी अपनी है, माजी भी अपना है, मुस्तकबिल भी अपना है, हाल भी अपना है, इनकलाब की डेफिनेशन भी अपनी है, तब्दीली की डेफिनेशन भी अपनी है, इंतखाबात की डेफिनेशन भी अपनी है, सियासत की डेफिनेशन भी अपनी है। सब कुछ इस ज़ॉम्बीज़ नुमा एक कौम ने अपना बना के रख लिया है कि जिसके अंदर इनकलाब इसको कहते हैं कि चंद 200-250-300 लोग शारा फैसल के ऊपर निकल कर आ जाए, जिनको पुलिस जब चाहे जूते मारकर जो है वो घरों की तरफ भेज दे, जो तोड़फोड़ करें, किसकी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोर कमांडर हाउस किसके पैसों का बना है? क्या जो कोर कमांडर साहब हैं लाहौर के, क्या ये उनके पैसों का बना हुआ घर है? जी, रियासत पाकिस्तान है जिसको आपने जला दिया है। ये कायद-ए-आज़म हाउस है, जिन्ना हाउस है जिसको आपने जला दिया है। इसके अंदर लगी हुई एक एक चीज जो है वो रियासत पाकिस्तान। बिल्कुल फवाद, जितनी भी मजम्मत की जाए वो बिल्कुल कम होगी। कन्ना साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हमने ISPR की स्टेटमेंट देखी कि जो काम 75 साल में दुश्मन नहीं कर सका, उन्होंने कहा कि इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी गिरोह ने किया है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे बहुत सी चीजें वाज़ेह हो रही हैं कि मामलात एक हद से बढ़ चुके हैं। कितना आप रिस्पांस देख रहे हैं? पाक फौज की जानिब से बहुत मैच्योर रिस्पांस दिया गया। जी देखें, कल रात को भी तिमारगरा में और अपर दीर के अंदर जो किले हैं FC के, उसके ऊपर रात को भी अटैक हुआ। जितनी गाड़ियां बाहर खड़ी हुई थी, इक्विपमेंट जो था उसको जला दिया। और ये वो जगह हैं जहाँ पे कभी तालिबान की जरूरत नहीं हुई कि यहाँ पे इन किलों के ऊपर या इन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के ऊपर अटैक कर सकें। तो जो ये बात कर रहे थे अभी फवाद साहब, देखें बेसिकली ये बिल्कुल एक डिसऑर्गेनाइज्ड एक क्रिमिनलिटी है जो सड़कों पे डेमोन्स्ट्रेट की जा रही है, जिसको सिविल वॉर में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है जी। और आर्मी ने जो रिस्ट्रेन किया, वो उसकी रिस्ट्रेन की वजह भी यही थी कि जाहिर है जब अवाम को नहीं, वो जी अवाम को, क्योंकि आर्मी का देखें जो बेसिक वेपन है वो राइफल है, जो पुलिस का बेसिक वेपन होता है वो लाठी होता है, क्योंकि वो एंटी राइट और एक पब्लिक फोर्स है। आर्मी जो है वो उसका पैरामीटर फाइट का डिफरेंट है, उसने एनिमी के अगेंस्ट फाइट करनी है। तो जब आप आर्मी को अगर अनलीश, जो इनकी कोशिश थी कि आर्मी अनलीश हो जाए, तो जाहिर है फिर तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होती हैं। और फिर ये कहते हैं कि जी आर्मी जो है वो उसने रिस्ट्रेन नहीं किया, अवाम के सामने आ गई। तो ये बेसिकली इसको कन्वर्ट करने की, आपने जो अभी 2 नाम लिए जो बाहर बैठ के जो यूट्यूबर्स हैं, ये सब इस इंतशार का और एक ग्रेट गेम का जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट अनलीश ताकि मजीद जो है वो सूरत हाल खराब हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 100-150 लोग मौजूद हैं, जिस तरह ज़मान पाक की सिचुएशन हमने देखी, उससे भी शायद कम तादाद जो भी बाकी शहरों में भी जिन पॉइंट्स पर एहतजाज किया जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, अभी भी फिर उनको कंट्रोल करने में थोड़ा सा रिस्ट्रेन किया जा रहा है कि ना पकड़ा जाए, मौका मजीद दे दिया जाए? कल जैसे IG जो थे उन्होंने भी कहा TV पे एक प्रोग्राम में कि जी मैं, क्योंकि दूसरी साइड पे अवाम है तो पुलिस भी एक तरह से रिस्ट्रेन कर रही है कि फायरिंग नहीं कर रही, इनकैपेसिटेट करने की उस तरह से कोशिश नहीं कर रही, कोशिश कर रही है कि उसको हैंडल किया जाए। लेकिन जब ये अब जैसे स्टेट जब चैलेंज हो जाए, जी जैसे स्टेट चैलेंज हो रही है, तो जब स्टेट चैलेंज होगी तो ये रिस्ट्रेन, मेरा ख्याल है फिर इसको रखना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए अब एक कम्प्रिहेंसिव कोशिश हो रही है। पेरेंट्स को कहा जा रहा है कि आप अपने बच्चों को समझाएं जो ये इनके साथ आ जाते हैं सड़कों पे, और ये ना करें। और बहुत सारी चीज़ें कि लोगों की जो फुटेज है उसके थ्रू अब उनकी आइडेंटिफिकेशन के बाद कुछ पेनेटिव मेजर्स लिए जाएंगे। ठीक है, यही बात मैं फवाद आपसे जानना चाहूंगी। जिस तरह से हंगामा आराई के वाकयात हमने देखे पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से सामने आए, अब इन लोगों को ऑब्वियसली पकड़ा जाएगा और इनको सजा भी होगी। इन लोगों की जो शनाख्त का सिलसिला है वो किस तरह से होगा और कब होगा? आर्मी एक्ट के तहत होगा या फिर जो केस है वो सिविल कोर्ट में जाएगा? क्या आप देख रहे हैं? देखें जी, ये तो आर्मी ने फैसला करना है कि उन्होंने इसको दिफाई तनसीब से तशबीह देनी है या नहीं देनी। आर्मी ने किस हद तक जो है उसके ऊपर रिएक्ट करना है, किस हद तक रिस्पांस करना है। लेकिन आप कौम की किसी यादगार को जला दें, आप उस जहाज को जला दें कि जिसने दुश्मनों के दांत खट्टे किए, आप शोदा और गाजियों की तस्वीर को जला दें, आप एयरफोर्स की जो है वो तनसीबात के ऊपर हमला करें। कोर कमांडर हाउस एक इस्तारा है, कोई एक घर तो देखें, किसी बिल्डिंग का जल जाना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजें रियासत का इस्तारा होती हैं। आप खुदा ना खास्ता मज़ार कायद के ऊपर जाकर अगर एहतजाज भी करते हैं, आपको याद है कैप्टन सफदर के ऊपर क्या केस था कि उसने नारेबाजी की, उसके ऊपर केस हुआ ब्रिगेड थाने के अंदर कि उसने नारेबाजी की मज़ार कायद के अहाते के अंदर के जो इस्तारा है इस बात का कि वहां पर बाबा कौम आराम कर रहे हैं, उनको हमने डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये कुछ चीजें इस्तारा होती हैं, कुछ चीजें समझने के लिए होती हैं। अच्छा, तस्दीक का अमल पाकिस्तान के अंदर कोई इतना मुश्किल नहीं है, तमाम लोगों का रिकॉर्ड दादरा के पास मौजूद है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इन तमाम लोगों की वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन होना क्या है, मैं आपको बताऊं बदकिस्मती क्या है। बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब तो अलकादरिया ट्रस्ट करप्शन केस के अंदर किसी ना किसी तरीके से जो है वो बचकर निकल आएंगे। 3 महीने बाद निकले, 6 महीने बाद निकले, 8 दिन बाद निकले। इसी तरीके से फवाद चौधरी साहब से लेके असद उमर साहब से लेके शाह महमूद कुरैशी साहब,
इनको तो रखा भी रेस्ट हाउसेस के अंदर जाएगा, इनको तो ठंडी मशीन लगा कर दी जाएगी गर्मी ताकि इनको ना लगे, इनको तो जो है वो कोर्ट के अंदर पेश भी एसी की गाड़ी के अंदर और बख्तरबंद के अंदर किया जाएगा। ये तो 3 महीने बाद 6 महीने बाद 16 एमपीओ 3 एमपीओ के तहत छूट कर बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो लोग इनके कहने पर, इनके उकसाने के ऊपर, जो लोग दहशतगर्दी के मुर्तकिब हुए हैं, जो लोग अमराक के ऊपर हमले के मुर्तकिब हुए हैं, उनकी जिंदगियां तबाह हो जानी है, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाने हैं, उनको किसी ने नौकरी नहीं देनी, उनको जो है वो बैरून मुल्क वीजे नहीं मिलने, उनके साथ जो कुछ इस मुल्क के अंदर होना है आप सोच नहीं सकते। उनको जेल में बंद किया जाना है, जेल में जिस वक्त वो बंद होंगे उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो फिर फवाद आप ये समझते हैं कि जो बराह रास्त जिम्मेदार हैं इस ज़हनी तरबियत के वो फिर इमरान खान ही है? जिस तरह की हमने ऑडियो लीक सुनी है ये सब कुछ तो फिर प्लान था, जिस तरह से अपनी कुछ वीडियोस भी वो रिकॉर्ड करवा कर गए हैं कि ये पैगाम आपका तब तक पहुंचेगा जब मैं गिरफ्तार हो चुका हूंगा, तो फिर प्लानिंग तो वो बता के गए हैं, ज़हनी तरबियत वही कर रहे हैं इन लोगों की जिनका खान साहब को पता भी नहीं होगा कि अब ये जेल में है, जिंदा है या मर गए हैं। यही तो खास बात है सियासी कायदीन की पाकिस्तान में, खास बात ही है कि लोगों का क्या हाल होना है, किस तरीके से उन्होंने रहना है, किस जेल के अंदर उन्होंने बंद होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कोई मुनज़्ज़म जमात ही नहीं है, ये तो एक रेवड़ है, ये तो एक टोला है कि जो कल किसी की फसल तबाह करने के लिए किसी जो है वो जंगली सांड की तरह उतर पड़ा था, जो रियासत की लगाई हुई चीजों को जो है वो तबाह बर्बाद करने पे उतर पड़ा था। ये तो जंगली सांड की माने थे, इनके ऊपर तो काबू पाने वाला कोई नहीं है। इन्होंने तबाही मचाई है, इसके बाद अब तबाही का जो इनको अंजाम मिलना है, यकीन कीजिए हमने सियासी जद्दोजहद को बड़े करीब से लोगों को देखा है। हमने एक एक चीज, हमने यहाँ पे कराची के अंदर अल्ताफ हुसैन साहब, ठीक है फवाद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, एक अहम खबर है अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। जिस तरह से हमने सूबा बंदी के तहत जलाओ घराव किया गया है और पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए हैं पूरे ही मुल्क में, तो मुजाहिरों पर उकसाने वालों के खिलाफ नक्शे अमन के खतरे के तहत गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं, जहां इस्लामाबाद पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, जमशेद इकबाल चीमा, फलकनाज, मुसरत जमशेद चीमा और मलिका बुखारी को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं क्योंकि इन तमाम जो लीडरान हैं इनकी जानिब से वीडियो पैगामात बारहा जारी किए जा रहे थे, लोगों को उकसाया जा रहा था, लोगों को इकट्ठा होने के लिए बोला जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि सड़कों पर ही मौजूद रहें, अपने घरों को वापस ना जाएं। इस हवाले से मैं मजीद ज्वाइन किया हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद अवैस। डिटेल्स दीजिएगा इस हवाले से, क्या सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल देखें, क्योंकि अब तमाम तर जो ऑडियोज थी वो मंजर आम पर आ चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो भी कुछ कल और परसों के दिन में हुआ वो एक प्री प्लान के मुताबिक किया गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से ये पैगामात दिए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कि वो घरों से बाहर निकलें और जो रोड है उनको ब्लॉक करें और एहतजाज, भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। इसके अलावा ऑडियोज में ये चीजें भी सामने आ चुकी हैं कि किस किस मुकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से हमला आवर होना है और कौन सी कौमी और सरकारी जो अमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचाना है। इसके अलावा क्योंकि तमाम तर ऑडियोज सामने आने के बाद इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भी हरकत में आ चुकी है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी समेत जो दीगर रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। अब कारकुनान की शिनाख्त की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस्लामाबाद पुलिस जो है फुटेज हासिल कर चुकी है। जो कारकुनान है जो जलाओ घेराव में मुलविस थे उनकी शिनाख्त की जा रही है, नादरा के जरिए उनकी शिनाख्त की जाएगी और उनको भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस, हमें अपडेट कर रहे थे। अच्छा कर्नल साहब, इससे पहले हमने इनिशियली देखा कि तहरीक इंसाफ के जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। उसके बाद हमने देखा कि मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ, पूरे मुल्क से जो तस्वीर जो वीडियो सामने आई, रात गए असद उमर साहब ने इजहार ला ताल्लुकी कर दिया। आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तो जो बेशतर सीनियर रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, परवेज इलाही पार्टी सदर हैं, सामने आना चाहिए, स्टेटमेंट देनी चाहिए, कंडेम करना चाहिए इन हालात से मुतल्लिक? जी बिल्कुल आना चाहिए। देखिए असल में अब हो क्या रहा है कि जो मॉब है ऑन ग्राउंड वो अब होता ही है कि जैसे मैं कह रहा था कि उनको एक इनिशिएटिंग सेंटेंस मिलता है जिसके ऊपर आके वो उस जगह पे पर्टिकुलर, क्योंकि ये एक जगह नहीं हो रहा। अगर आप देखें तो कल रात को कोई 12-13 जगहों पे मुख्तलिफ मुल्क में ये सारा कुछ हुआ। असल में होता क्या है, ये नैरेटिव क्या है जी? देखें नैरेटिव हमेशा, जैसे पहले भी आप बात कर रहे थे, नैरेटिव हमेशा जो है वो मेटाफर्स के ऊपर, मिथ्स के ऊपर जो हमारे और आइकन्स इनके ऊपर बिल्ड करते हैं और ये नेशनल चीज़ें होती हैं। तो एक्चुअली क्या जाता है कि जब आपका नेशनल नैरेटिव ब्रेक करना हो तो इन चीज़ों को टारगेट किया जाता है। अगर आप देखें तो जो हमारा सिंबल है स्टेट का, कोर कमांडर हाउस जैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, कोर कमांडर हाउस उनका अपना जाती तो नहीं है, तो स्टेट की एक जगह है। फिर जो रेडियो पाकिस्तान पेशावर है वो एक स्टेट का सिंबल है। और वो अगर देखें टारगेट क्या है, ये शायद अब मैं देख रहा था कि वो चल रहा था कि जी इंडियंस बहुत खुश हैं, डेफिनेटली खुश होंगे क्योंकि सेलिब्रेट कर रहे हैं।
अब जो लाहौर का रेडियो स्टेशन था वो एक्चुअली वो एक हमारा एक आप कह लीजिए इंस्ट्रूमेंट था जहां से पूरी हमारी आवाज़ और हमारा जो कल्चर और एक ट्रेडिशन वो अक्रॉस अफगानिस्तान जाती थी। तो अगर आप देखें तो ये टारगेट्स कौन दे रहा है और किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है और कैसे किया जा रहा है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब भी जो मैं कह रहा था कि एक ज़बरदस्ती एक सिविल वॉर की कोशिश की जा रही है, जो बाहर से भी बैठ के यूट्यूबर्स जो हैं वो फॉल्स उसके ऊपर चीज़ों के ऊपर और कुछ उसके साथ चीजें जोड़ के लोगों को इग्नाइट कर रहे हैं, सिचुएशन को इग्नाइट कर रहे हैं। तो एक्चुअली होता है कि किसी भी सिविल वॉर के अंदर एक एक्टर कम्प्लेक्सिटी होती है कि एक्टर कौन है, फिर बिहेवियर कम्प्लेक्सिटी होती है। अच्छा, ये जो बिहेवियर कम्प्लेक्सिटी है ये तो पिछले 2013-14 से बिल्ड की जा रही है लोगों के अंदर, और वो सेंटेंस बता दिया जाता है कि अगर मैं रेड लाइन हूं और अगर मुझे पकड़ लिया तो उसके बाद तुमने किसी को छोड़ना नहीं है। तो एक्चुअली तो रेड लाइन स्टेट है, एक्चुअली तो रेड लाइन कंट्री है, लोग तो रेड लाइन नहीं होते। अगर कोई एक लीडर या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का ये मैनिफेस्टो है कि वो अपने जो फॉलोअर्स हैं उनकी तरबियत ही रेड लाइंस पे कर रही है, तो ये तो पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है। फिर तो आमने सामने आ जाएगा ना कर्नल साहब, जिस तरह से आपने कुछ देर पहले अपने गुफ्तगू में कहा कि जो पुलिस है उसका हथियार लाठी है और जो फौज है उसका बंदूक है। तो अगर इस तरह के वाकयात होते हैं और ये 40-50 बंदों का जो मॉब है ये अंडर कंट्रोल नहीं आता तो फिर तो एक्शन लिया जाएगा इवेंचुअली। जी, इवेंचुअली एक्शन लिया जाएगा और फिर हालात जो हैं वो और खराब हो सकते हैं। जी, और वर्स्ट होंगे। तो एक्चुअली अभी जो है वो ये देखना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी और इस पॉलिटिकल डिवाइड, बड़े अरसे से लोग कह रहे हैं जी इससे ऊपर जाके अब ये देखना चाहिए कि दोनों सूरतों में नुकसान किसका होगा। नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान, और ये भी देख रिपल इफेक्ट है जिसको हम बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। जब आप इस सिचुएशन में आ जाएं जिसको हम क्राइसिस सिचुएशन कहते हैं, जो कि जो सिविल वॉर और इन चीजों को पढ़ते हैं, और क्योंकि मैं सिक्योरिटी स्टडीज का स्टूडेंट भी हूं तो मैं थोड़ा इनको देखता हूं, तो उस वक्त इनका रिवर्स मुश्किल हो जाता है। तो खुदा ना खास्ता ये देखने की जरूरत है कि कहीं हम उस सिचुएशन में तो नहीं जा रहे। बिल्कुल ठीक है कि जहां पे रिवर्स मुश्किल हो जाए, क्योंकि एक वाकया फिर दूसरे वाकये को जन्म देता है। एक कैजुअलिटी जो है वो कॉज बनती है फिर दूसरी मजीद कैजुअलिटीज की मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये एक्चुअली देखना चाहिए और दिस इज द टाइम कि अब सबको बैठना चाहिए, और पहले भी बैठना चाहिए था कि देखिए हम इस वक्त मल्टीपल क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिक का क्राइसिस है, सोसाइटल क्राइसिस है, कल्चर खत्म हो रहा है। कल्चर हमेशा बेस करता है सोशल नॉर्म्स। ठीक है सर, इसी नोट के साथ ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से जो तोड़फोड़ का मामला था उस पर PTI रहनुमा सेनेटर एजाज अहमद चौधरी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की गिरफ्तारी में अमल में आई थी और अभी हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ नियो न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा ने। उनसे मजीद अयाज साहब बताइएगा, अहम गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, आज का भी दिन काफी अहम है, मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी? जी बिल्कुल, इस वक्त तक जो पंजाब पुलिस है और खुसूसन लाहौर पुलिस है उसकी जानिब से PTI के रहनुमाओं की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले सेनेटर एजाज चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले मुसर्रफ जमशेद चीमा जो कि शौहर हैं, और इसके अलावा भी लाहौर से काफी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। उमर सरफराज चीमा परसों से ही गिरफ्तार हैं, जबकि मियां महमूद रशीद और मियां असलम इकबाल और शफकत महमूद की गिरफ्तारी के लिए मुतअद्दिद मुकामात पे छापे मारे गए हैं। लेकिन यहाँ नबिया एक बड़ी ही अहम बात आपको बताऊं कि सेनेटर एजाज चौधरी साहब से पहले उनके बड़े करीबी रिश्तेदार हैं प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर कासमी साहब। ये प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी सरबराह रहे हैं सर्विसेज हॉस्पिटल के। इनको कल रात से इनके घर पर पुलिस की भारी नफरी ने छापा मार के गिरफ्तार कर लिया था। तो इनका PTI से कोई ताल्लुक है ना ही इन्होंने कभी किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लिया। पूरी जिंदगी पढ़ाते रहे और खिदमत करते रहे, लेकिन कल बड़े बेईमाना तरीके से लाहौर पुलिस ने ना सिर्फ इनको गिरफ्तार किया बल्कि इनके बच्चों के सामने इनको धक्के देते हुए गाड़ियों में फेंका गया, और अब तक ये गायब हैं। इनके बारे में लाहौर पुलिस से राब्ता किया उनके अहले खाना ने, तो अब तक उनके बारे में बताया नहीं जा रहा। तो जहां यानी सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के ऊपर तो कोई सवाल नहीं है कि जिस तरह का एहतजाज हो रहा है पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उनके करीबी अजीजों कारब की गिरफ्तारी और वो भी इस बहुत बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, हमें अपडेट कर रहे थे।
गुफ्तगू के सिलसिले को एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। दिफाई तज़कियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ हमारे साथ स्टूडियोज मौजूद हैं। कर्नल साहब, बीइंग अ पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट आपने तो बड़े करीब से देखा है, इस वक्त आपको जो सिचुएशन है पाक फौज की, इस वक्त क्या सोच है इन तमाम हालात को लेकर? अवाम जो है ताकत का सरचश्मा है, लेकिन अगर अवाम ही आमने सामने फौज के आएंगे तो फिर किस तरह से इनको टैकल करेंगे? देखें, फौज तो मैंने आपको कहा ना कि जो रिस्ट्रेंट शो किया और सारा कुछ तोड़ फोड़, और जिसमें कुछ आपने देखा कि कुछ जगहों पे लोग मजाक भी कर रहे थे कि वेपन है तो रिएक्ट क्यों नहीं करते एंड ऑल दैट। जी, तो फौज ने तो रिस्ट्रेन इसलिए शो किया कि फौज है वो अवाम की फौज है और वो फौज अवाम पे कभी फायर नहीं कर सकती, और ना फौज ने किया है। 70 आप 4 में देखिए जब हालात ख़राब हुए थे, उसके बाद जब 79 में जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑर्डर दिया, तब भी फौज ने ये लाहौर में ही जो है फायरिंग नहीं की थी लोगों पे। तो लेकिन देखिए फौज जो है वो इस वक्त, मैंने आपको कहा कि बहुत मल्टीपल क्राइसिस हैं। आप हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे देखें तो हालात हमारी हमारी जो एक्स ट्राइबल बेल्ट है या जो डूरंड लाइन हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस पर अगर आप देखें तो वहाँ से बहुत अभी भी दरअंदाजी होती है, और रोज वहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, फिजिकल काइनेटिक ऑपरेशंस होते हैं, और फौज वहाँ पे है। और लेकिन ये देखिए, ये एक सोल्जर, जिसको सैमुअल हंटिंगटन भी कहता है कि एक सोल्जर जो है, सोल्जरिंग इज अ अल्ट्रुइस्टिक प्रोफेशन, जो कि पैसे के लिए नहीं किया जाता, जिसकी जो आइडियोलॉजिकल बुनियादों पे आप यू बिकम पार्ट ऑफ एनी आर्मी, यानी किसी भी मुल्क की मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली नॉट पर्टिकुलरली पाकिस्तान आर्मी, तो वो जो है वो दिस इज ओनली फॉर द रिस्पेक्ट। सोल्जर को सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए। तो जब ये इस तरह के वाकयात होते हैं, जब वो अपने, मैंने जैसे अभी पहले कहा कि जब अपने आइकन्स को, मेटाफर्स को वो देखते हैं कि उनको एक एक करके जो है हिट किया जा रहा है, तो एक्चुअली एक नेचुरली एक डीमोरलाइजिंग इफेक्ट, एक सिचुएशन तो कर्नल साहब इस पे बिल्ड हो चुकी है ना। आप देखें एक मुल्क की जो हालात हैं वो अभी नॉर्मल नहीं है। इमरजेंसी की सूरत हाल के हवाले से कल भी गुफ्तगू हो रही थी, काफी सारे जो एनालिस्ट हैं वो भी इस हवाले से बात कर रहे थे कि हालात नॉर्मल नहीं है, इमरजेंसी नाफिज हो सकती है खुदा ना खास्ता। आपका इस पे स्टांस या कमेंट क्या है? जी देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली हमने कोई एक डिकेड इंतजार करते रहे और हमने इस नैरेटिव को बिल्ड होने दिया, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें इसको, यही जब नैरेटिव और ये डिफरेंट मेटाफर्स बिल्ट हो रहे थे, तो हमें इनको उस वक्त टैकल करना चाहिए था। अब जब ये हो गया है तो हमें इसकी करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, और करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो इंक्लूसिव होंगे, उसमें सारे के सारे शामिल होंगे, उसमें सारी पॉलिटिकल डिवाइड, ऑल डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग एलीट, और हमारी बाकी भी एलीट। अब आप देखिए, हमारी एक और भी एलीट है जिसका लोग जिक्र नहीं करते, जो हमारी इंटेलेक्चुअल एलीट है, जो कि हमारे डिफरेंट थिंक टैंक्स और एकेडेमिया और वो सारे लोग जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं, और सारे जो सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिक्स को, मैं हैरान होता हूँ कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमने हमेशा से इंटरनेशनल रिलेशन की वेस्टर्न थ्योरीज पढ़ी हैं, कभी किसी ने कोई ईस्टर्न थ्योरी नहीं, हमने वही टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं। और इस मौके पे आई थिंक उन लोगों को भी आगे आना चाहिए, और जो इन सिचुएशंस को देख के हम होते तो आज ये हालात पैदा ना होते। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। फवाद, आपसे जानना चाहेंगे, इमरान खान गिरफ्तार हो चुके हैं, और इससे पहले भी हमने देखा कि अपनी गिरफ्तारी को वो अपने कत्ल की प्लानिंग से भी जोड़ते रहे हैं। अभी भी जो उनकी स्टेटमेंट सामने आई, वो ये कह रहे हैं कि कोई इंजेक्शन लगाने की वो बात कर रहे हैं जिससे बतदरीज इंसान की मौत हो जाती है। आपको लगता है ऐसा हो सकता है, और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अभी भी वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जब वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। देखिए, खान साहब की बातें इसी तरह की होती हैं, वो एक लाइन देते हैं, उसके बाद एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, और उस नैरेटिव के ऊपर फिर चलने की कोशिश करते हैं, फिर लोग गुमराह होते हैं। कभी वो कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, फिर उसके बाद जो है हमने देखा कि अमेरिका से लॉबिंग फर्म भी हायर की गई, वहाँ से ट्वीट्स भी करवाए गए, शहबाज गिल साहब भी अमेरिकन से मिलने पहुँच गए, अमेरिकन सफ़ीर भी जो है वो फवाद चौधरी साहब के पास पहुँच गए, तहरीक इंसाफ के लोग भी जाके अमेरिकन सफारतखानों में और अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ लोगों से मिलने लगे। तो इमरान खान साहब एक हवाई किस्म का एक नैरेटिव, आपको याद है कि 35 पंचर इमरान खान साहब ने लगाए थे, जो जिसके बाद आखिरकार उन्होंने कहा कि ये सियासी बयान था। तो इस तरीके से इमरान खान साहब जो है वो कभी 4 हल्के, कभी 35 पंचर, कभी जो है वो मुझे मारा जा सकता है, कभी ये कि जो है वो मुझे स्लो पॉइजन दिया जा सकता है। इस तरीके से तो फिर देखें, साजिशी थ्योरी की अगर बात करनी है तो फिर लोग जस्टिस वकार सेठ की बात भी करेंगे, फिर लोग जज अरशद मलिक की बात भी करेंगे, वो कैसे मर गए। तो इस तरीके से देखें, साजिशी थ्योरी की तो फिर कोई इंतहा नहीं है। मैं अभी जो है वो कहना शुरू कर दूं कि दुनिया गोल नहीं चकोर है, और उसकी बुनियाद पर पूरा एक नैरेटिव जो है वो खड़ा कर दूं, तो खान साहब के पास ये कुव्वत जरूर मौजूद है कि वो एक बयानिया तरतीब देते हैं, एक टैग लाइन देते हैं, उस टैग लाइन के ऊपर फिर वो चल कर दिखाते हैं, फिर वो 35 पंचर हो, फिर वो चाहे कुछ भी हो। जहां तक एक सवाल बार बार हो रहा है, मीडिया के अंदर भी हो रहा है, इसके ऊपर भी लोग एक साजिशी थ्योरी कर रहे हैं कि शायद जो है वो फौज ने और पुलिस ने खुद कहा कि जाके कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला कर दें, जाके लोगों की
अस्करी टावर जला दें, जाके जो है पुलिस वैन को जला दें, जाके पीपल्स बस सर्विस को जला दें, और ये जो है वो उसमें लोग शामिल हो गए, कानून नाफिज करने वाले इदारे शामिल हो गए, और इसके खिलाफ कार्रवाई चूंकि नहीं हुई इसलिए सब कुछ हुआ। देखिए, हम लोग बड़ी आसानी से कहते हैं कि जी फौज ने गोली क्यों नहीं चलाई, हम बड़ी आसानी से कहते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, लेकिन जब कभी आप देखेंगे रियासत ने अपनी कुव्वत दिखाने की कोशिश की है, रियासत से टकराने वालों को रियासत ने कुचलने का मामला किया है, तो फिर बहुत सी नाइंसाफियां भी हुई हैं, फिर उसके ऊपर भी हम लोग आवाज उठाते हैं। फिर हम मॉडल टाउन साहने की बात भी करते हैं कि जहां पर लोग जो है वो जान की बाजी हार गए। फिर हम ये भी बात करते हैं कि जी फलां मौके के ऊपर, फलां जुलूस के ऊपर जो है वो पुलिस ने या फौज ने गोली चलाकर जो है इतने बेगुनाहों को शहीद कर दिया और उसके घर का कोई कमाने वाला नहीं था, उसके घर का कोई खाने वाला नहीं था। तो ये तमाम बातें फिर उसके बाद होती हैं। तो अगर कार्रवाई हो जाए तो उसके बाद इस तरह की बातें, आज तक लाल मस्जिद की लोग बात करते हैं, लोग ये भूल जाते हैं कि लाल मस्जिद से जो मजामत हुई। अच्छा, तो ये फवाद आपको ये केस कितना प्रोलॉन्ग, कितना आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जिससे आपसे पहले लगारी साहब भी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, उनसे मैं यही बात करी थी कि नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जेल भेजा गया, केसेस बनते हैं, केसेस बंद हो जाते हैं, अपने मुफाद के लिए सब कुछ किया जाता है। तो ये केस भी इमरान खान साहब उनको गिरफ्तार किया गया है, कितना आगे जाता हुआ आप ये केस देख रहे हैं? क्या इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं मियां नवाज शरीफ की तरह, जहांगीर तरीन की तरह? देखें जी, ये खुद तहरीक इंसाफ को डिसाइड करना होगा। हुकूमत ने तो उनके साथ मुज़ाकरात का बेशक ढोंग एक रचाया, लेकिन एक मौका जरूर दिया। उस मौके के ऊपर और उससे पहले कई मौके के ऊपर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो कोई मकाम हासिल कर सके और जो पॉपुलैरिटी उनके पास है उसको इंतखाबी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तब्दील करके मुल्क के अंदर कोई मुल्क की तरक्की के लिए कोई काम कर सके, तो उसको यहाँ से ही कम से कम समझना होगा कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी अगर उसने चीजों को जो है वो कूल डाउन करने के बजाय तीली दिखाने की कोशिश की और जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने की कोशिश की, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी तरीके की तारीख का औराक के अंदर आ जाएगी कि जिस तरीके से इससे पहले पाकिस्तान के अंदर होता रहा है। ये तो डिपेंड करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि वो इस मामले को कितना प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। देखिए, अदालतों का सामना आपके ऊपर एक करप्शन केस है, अल कादर यूनिवर्सिटी का जो केस है, ये लोग जानबूझकर जो है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको मैनिपुलेट करके बता रही है कि शायद एक यूनिवर्सिटी बनाने की बुनियाद पे इमरान खान को सजा दे दी गई। इसी तरीके से ये नैरेटिव बनाते थे कभी मकसूद चपड़ासी का, इसी तरीके से नैरेटिव बनाते थे कभी जो है वो जरदारी की शुगर मिलों से पैसा जो है वो बाहर मनी लॉन्डर होने का और पार्क लेन के केसेस का। ये तमाम केसेस नैरेटिव की बुनियाद पर रहे। जब तक सबूत नहीं आएगा, जब तक मुल्जिम ही रहेगा, जब तक जुर्म साबित नहीं होगा वो मुजरिम नहीं बनेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने हर इल्जाम जिसके ऊपर लगा उसको मुजरिम साबित करने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ अगर यहां से भी अपने आप को रिवाइव करने का, अपने आप को बचाने का और अपने लोगों को इस्लाह की तरफ लाने का और मुल्क की तामीर और तरक्की काम करने की कोशिश करेगी, तो ये बहुत ज्यादा केस प्रोलॉन्ग बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो हालात हो चुके हैं, जैसे कर्नल साहब भी कह रहे थे कि हालात बहुत मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। कर्नल साहब, 14 मई को हम देख रहे हैं कि अहम फैसला है, मुल्की हालात सबके ही सामने हैं। अगर हम IMF मुआहदे की बात करें तो वो भी ताखीर का शिकार दिखाई दे रहा है। तो जितने भी हालात इस वक्त बन चुके हैं, फौरी तौर पर कंट्रोल होने चाहिए। जी बिल्कुल, फौरी तौर पे कंट्रोल होने चाहिए। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जो है वो जैसे अब हर स्टोरी की एक काउंटर स्टोरी क्यों बना दी जाती है। एक्चुअली देखें, ये बेसिकली आइडियोलॉजिकल सबवर्जन पहले हुई है। ये तो लोगों को इस तरीके से लोगों ने ये समझ लिया है कि जो कहा जा रहा है, ये जो एक पर्टिकुलर शख्स के हवाले से कहा जा रहा है या जो एक पर्टिकुलर नैरेटिव है, इसके अलावा बाकी सब झूठ है। तो वो आप चाहे तस्वीर दिखा दें, चाहे आप प्रूफ दिखा दें, वो मानने को तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन में हम आई थिंक वो चले गए हैं। और ये जो आप जैसे अब मैंने तो पहले कहा कि अब IMF है, हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस है, और इसके साथ अगर आप देखें इन सारे, और अब तो इंटरनल सिक्योरिटी का क्राइसिस पैदा कर दिया। तो इंटरनल सिक्योरिटी का क्राइसिस अगर आप पहले जैसे कह रही थी कि जी इमरजेंसी जो है वो भी लगाई जा सकती है आर्टिकल 232 के तहत, तो इमरजेंसी भी लग जाएगी, और अगर फिर चीजें कंट्रोल ना हुई तो फिर क्या होगा, देन व्हाट। तो ये अब देखना ही है कि इन चीजों को कैसे रिवर्स करना है। और ये चीजें रिवर्स करने के लिए कुछ फिजिकल मेजर्स लेने होंगे इमीडिएटली, कुछ साइबर मेजर्स लेने होंगे और कुछ आइडियोलॉजिकल मेजर्स लेने होंगे, और ये सारे के सारे अभी लेने होंगे। देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। ठीक है फवाद, आपका भी कमेंट, आपका भी इस पे लेना चाहेंगे। प्रोग्राम की क्लोजिंग की जाने बढ़े हैं, क्या आप कहेंगे मुल्की जो हालात हैं कब तक नॉर्मल हो जाएंगे, क्या करना चाहिए रियासत पाकिस्तान को, क्या होने जा रहा है? देखिए जी, रियासत तो अपनी कुव्वत तब दिखाएगी कि जब बलवा करेंगे। अगर लोग आराम से बैठें और इस बात का इंतजार करें कि खान साहब अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात को साबित कर दें कि वो गलत थे या दुरुस्त थे, तो वो फिर उसकी सजा काट लें। गलत थे तो उस बुनियाद के ऊपर जो है वो छूट जाएंगे।
बस इतना सही मामला है, इसके ऊपर इतना फसाद मचाने का और इतना बलवा करने की जरूरत नहीं थी। मामलात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की समझबूझ से जुड़े हुए हैं। अगर वो समझबूझ दिखाएगी तो बहुत जल्दी मामला तय हो जाएंगे और इमरान खान साहब अपनी सजा पूरी करने के बाद या अगर कोर्ट के अंदर सबूत ना मिलने की सूरत में बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ ये डिसाइड करेगी और उसको ये तमाम चीजें जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान का तावक्त IMF के साथ मुआहिदा नहीं हुआ। कल डॉलर तकरीबन 6 रुपए जो है वो उसके अंदर इजाफा हुआ। इसके साथ साथ अगर आप देखें महंगाई तकरीबन 50%, 48.5 तक पहुंच चुकी है। इन सारे मामलात के अंदर सोना 2 लाख रुपए फी तोला के करीब पहुंच गया है। इस सारे मामलात के अंदर अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो आप ये नहीं सोच सकते कि मईशत बेहतर होगी और लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो आवाम की बात होनी चाहिए और बात यही है कि मुल्क को जल्द से जल्द उस इस्तेहकाम की तरफ डाला जाए, वो फिर जाए जिस सूरत में भी हो। इलेक्शन 1 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, अगर इस तरह के मामलात होंगे तो इलेक्शन 6 साल तक नहीं होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट फवाद अहमद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और दिफाई तजियाकार करने रिटायर्ड आबिद लतीफ ने मैं ज्वाइन किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यह जिम्मेदारी बनती है, अवाम की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो जिम्मेदारी का सबूत दें और जो जलाओ घेराव किया जा रहा है, पुरअमन होना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी फर्द को। बिल्कुल, प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।